कुछ महीनों बाद अनाया के स्कूल में साहस दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों को यह सिखाना कि डर को दिल में दबाकर रखना नहीं चाहिए, बल्कि भरोसेमंद लोगों से साझा करना चाहिए। श्रीमती ऋतु ने मंच पर जाकर घोषणा की, आज हमारे बीच एक बच्ची है जिसने अपनी आवाज से न सिर्फ खुद को बल्कि और बच्चों को भी प्रेरणा दी है। मैं चाहती हूं कि अनाया मंच पर आकर कुछ शब्द कहे। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए। लेकिन जैसे ही उसने माइक्रोफोन पकड़ा और बच्चों की आंखों में देखा, उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं भी कभी बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने सच कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी सबसे बड़ा डर है। अगर तुम डर रहे हो, तो किसी बड़े को बताओ। तुम्हारी आवाज मायने रखती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू थे, तो कुछ ने उत्साह से हाथ उठाकर उसकी तारीफ की। उस पल अनाया ने पहली बार महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ उसका अतीत नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य भी बदल सकती है। मीरा और राजेश हॉल में बैठे बैठे बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। राजेश ने धीमे स्वर में पत्नी से कहा, हमारी बेटी अब सचमुच रोशनी बन गई है। साहस दिवस के बाद अनाया का जीवन जैसे एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। उसकी कहानी अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंची। कई स्कूलों और संस्थाओं ने मीरा और राजेश से अनुरोध किया कि वे अनाया को अपने कार्यक्रमों में ले जाए ताकि वह बच्चों से सीधे बात कर सके। पहली बार जब अनाया जयपुर के एक बड़े सभागार में पहुंची, तो उसके सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। मंच पर खड़े होकर उसने अपनी वही पंक्तियां दोहराईं। अगर तुम्हें डर लगता है तो चुप मत रहो, बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हें आजाद करेगी। बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कई शिक्षक और अभिभावक भी भावुक होकर रो पड़े। उस शाम घर लौटते समय मीरा ने बेटी से कहा, तू अब सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, बल्कि अनगिनत बच्चों की हिम्मत बन गई है। राजेश ने जोड़ा, तूने जो सहा, उसे ताकत में बदल दिया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अनाया खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे अब उसका दर्द सिर्फ उसका बोझ नहीं रहा, बल्कि बहुतों के लिए एक रोशनी बन चुका है। उस रात डायरी में उसने लिखा, मैंने अंधेरा देखा है, इसलिए मैं अब रोशनी बांटना चाहती हूं। अगर मेरी आवाज से किसी एक बच्चे को भी सहारा मिल जाए, तो यही मेरी जीत होगी। कुछ ही महीनों बाद अनाया को एक राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। दिल्ली के विशाल हॉल में देश भर से बच्चे, शिक्षक और समाजसेवी आए थे। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, तो अनाया ने कांपते हाथों से माइक्रोफोन पकड़ा। उसने कहा, मैं जानती हूं डर कैसा होता है। लगता है जैसे किसी ने गले पर ताला डाल दिया हो। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि सच बोलने से वह ताला टूट सकता है। अगर आप कभी अकेले महसूस करें, तो याद रखिए, आपकी आवाज छोटी नहीं है। आपकी आवाज दुनिया बदल सकती है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस क्षण अनाया को लगा कि उसका दर्द अब उसकी ताकत बन चुका है। घर लौटकर उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मैं सिर्फ एक पीड़ित बच्ची नहीं हूं। मैं एक आवाज हूं, उन सब बच्चों की जो अभी भी चुप हैं। मैं वादा करती हूं कि मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। मीरा और राजेश ने बेटी को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व और सुकून था। अंतिम समापन। अनाया की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। एक छोटी बच्ची ने दिखा दिया कि सच्चाई बोलने से अंधेरा पीछे हटता है और रोशनी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज ने न सिर्फ उसके जीवन को बदला, बल्कि और भी कई बच्चों को खामोशी तोड़ने की ताकत दी। आज भी जब कोई बच्चा डरते डरते बोलने की कोशिश करता है, तो उसके भीतर कहीं अनाया की कहानी गूंजती है। खामोश मत रहो, बोलो। तुम्हारी आवाज मायने रखती है। स्कूल में भी अब अनाया की पहचान बदलने लगी थी। पहले वह चुपचाप कोने में बैठने वाली बच्ची थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके शब्दों की गूंज सबके बीच फैल रही थी।
एक दिन शिक्षिका श्रीमती ऋतु ने क्लास में बच्चों को एक असाइनमेंट दिया, तुम्हें जो भी लिखना है लिखो। अपनी कोई सच्ची भावना। ज्यादातर बच्चों ने छोटे छोटे किस्से लिखे, लेकिन अनाया ने अपनी डायरी से कुछ पंक्तियां चुनकर पढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में गहराई थी। कभी कभी डर इतना बड़ा होता है कि लगता है जैसे वह हमारी सांसें रोक देगा, लेकिन जब हम सच बोलते हैं तो वह डर थोड़ा थोड़ा करके छोटा होने लगता है। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सान्या ने खड़े होकर कहा, अनाया, तू वाकई बहुत बहादुर है। उस पल अनाया की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि दूसरों के दिलों को भी छू रही है। डॉक्टर कविता ने बाद में कहा, देखा अनाया, तेरे शब्द कितनों को छू सकते हैं। यही तेरी ताकत है। तू सिर्फ जख्मों से नहीं बनी, बल्कि उस हिम्मत से बनी है जो तूने दिखाया। उस दिन से स्कूल में बच्चे उसे साइलेंट गर्ल नहीं, बल्कि ब्रेव गर्ल कहकर बुलाने लगे। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि वह केवल पीड़ित नहीं, बल्कि प्रेरणा भी बन सकती है। समय बीतता गया और अब अनाया की कहानी जयपुर की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। स्थानीय समाचार पत्रों ने उसे जयपुर की बहादुर बच्ची का नाम दिया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी कि बच्चों की सुरक्षा में परिवार की भूमिका कितनी अहम है। कई सामाजिक संस्थाएं आगे आईं और कहा, अनाया ने जो आवाज उठाई है वह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर बच्चे की आवाज है। अस्पताल में मीरा की सहकर्मी भी उसके पास आईं और भावुक होकर बोली, आपकी बेटी ने हिम्मत दिखाई है, यही हमें भी अपने बच्चों के लिए सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ समाज का दूसरा चेहरा भी सामने आया। मोहल्ले की कुछ औरतें कानाफूसी करने लगीं। लड़की के नाम से घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मीरा ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। मगर राजेश ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, सच बोलना कभी शर्म की बात नहीं होती। हमारी बेटी ने जो किया है वह इज्जत घटाने का नहीं, बल्कि बढ़ाने का काम है। अनाया खुद भी इन सब खबरों से अवगत थी। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, लोग मुझे क्यों बहादुर कह रहे हैं? मैंने तो बस डर के बावजूद सच कहा। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, असली बहादुरी यही होती है, डर लगे फिर भी सच कहना। तेरे कारण अब और बच्चे भी आवाज उठाने की हिम्मत पाएंगे। अनाया के दिल में पहली बार यह एहसास गहराया कि उसका दर्द अब किसी और के लिए उम्मीद बन चुका है। कई महीनों की सुनवाई और गवाहियों के बाद आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जिसका अनाया और उसके परिवार को इंतजार था। अदालत में भीड़ थी, पत्रकार, समाजसेवी और परिवारजन सब मौजूद थे। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। सबूतों, गवाहियों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर अदालत ने अरविंद को दोषी ठहराया। उसे कई साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। उस क्षण पूरा अदालत कक्ष सन्नाटे में डूब गया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को कसकर गले से लगा लिया और फुसफुसाई, देखा बेटा, न्याय मिल गया। अब तू सुरक्षित है। राजेश की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर जज को धन्यवाद कहा और मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि अब कभी अपनी बेटी को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अनाया ने स्क्रीन पर सजा का ऐलान सुना। उसके छोटे से दिल में कई भावनाएं उमड़ पड़ी, डर, राहत और सबसे ज्यादा सुकून। उसने गहरी सांस ली और धीरे से मां के कान में कहा, अब मुझे सच में लग रहा है कि मैं आजाद हूं। अदालत से बाहर निकलते समय पत्रकारों ने तस्वीरें खींची। किसी ने उसे बहादुर बच्ची कहा, किसी ने साहस की मिसाल। लेकिन अनाया ने बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बच्चे की है जो खामोशी में दर्द सहता है। उस दिन पहली बार परिवार ने घर लौटते समय दिए जलाए। डाइनिंग टेबल पर रखा एक छोटा सा दीपक उनके जीवन में लौटी हुई रोशनी का प्रतीक बन गया। अदालत से न्याय मिलने के बाद भी अनाया की जिंदगी तुरंत सामान्य नहीं हो सकी। अतीत की छायाएं अब भी उसके सपनों में पीछा करतीं। कई बार रात को वह अचानक उठ बैठती और डर के मारे मां को पुकारती। मीरा धीरे से उसके कमरे में जातीं, उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, सब ठीक है बेटा, तू अब आजाद है,
किसी को डरने की जरूरत नहीं। समय के साथ अनाया ने लिखने की आदत और गहरी कर ली। उसकी डायरी अब सिर्फ डर और आंसू की जगह नहीं रही, बल्कि उम्मीद और सपनों की जगह बन गई। उसने लिखा, आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज छोटी नहीं है। अगर मैं बोल सकती हूं, तो कोई और भी हिम्मत कर सकता है। खामोशी कभी भी हल नहीं होती, सच बोलना ही असली ताकत है। जब उसने ये पंक्तियां मां को सुनाई, तो मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। राजेश ने भी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने हमें सिखाया कि साहस उम्र से नहीं, दिल से आता है। धीरे धीरे घर में जो डर और बोझ था, वह कम होने लगा। अनाया अब हर दिन थोड़ा और मजबूत महसूस करने लगी। उसका चेहरा, जो कभी सहमा सहमा सा रहता था, अब आत्मविश्वास से दमकने लगा। और उसी आत्मविश्वास ने उसे आगे चलकर समाज की आवाज बनने का रास्ता दिखाया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, अरविंद के खिलाफ अदालत में पहली सुनवाई। अनाया को अदालत के मुख्य कक्ष में नहीं ले जाया गया, बल्कि बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सुरक्षित कमरे में रखा गया। उस कमरे की दीवारें रंगीन चित्रों और खिलौनों से सजी थीं ताकि बच्चा सहज महसूस कर सके। अनाया कुर्सी पर बैठी थी, उसके पास डॉक्टर कविता और एक महिला अधिकारी मौजूद थी। उसके सामने कैमरा और स्क्रीन लगी थी, जिसके जरिए उसका बयान अदालत तक पहुंचना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मां का हाथ कसकर थाम रखा था, लेकिन जैसे ही मां को बाहर जाना पड़ा, उसके होंठ कांपने लगे। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मामाजी ने मुझे खेलों और कहानियों के नाम पर अजीब बातें दिखाईं। उन्होंने मुझे कहा था कि यह हमारा राज है, किसी को मत बताना। लेकिन मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने अपनी बात पूरी की। अधिकारी ध्यान से उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहे थे। स्क्रीन के उस पार जज और वकील सब सुन रहे थे। अदालत में बैठे राजेश और मीरा के लिए यह क्षण बेहद कठिन था। वे अपनी बेटी को सीधे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर उसकी कांपती आवाज सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। उस छोटे से कमरे में बैठी अनाया के लिए यह पल किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी कांपती आवाज में उसने पूरा सच कह दिया। उस दिन अदालत में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह बच्ची सच बोल रही है। अदालत की पहली सुनवाई के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अरविंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसकी तरफ के वकील ने दलील दी कि यह सब पारिवारिक विवाद और गलतफहमियों का नतीजा है। अदालत में मौजूद कुछ रिश्तेदार भी उसकी तरफदारी करते हुए बोले, अरविंद कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, वह तो हमेशा बच्चों से प्यार करता है। लेकिन पुलिस के पास अब मजबूत सबूत थे। लकड़ी का डिब्बा, उसमें मिली चिट्ठी और तस्वीरें, अनाया का बयान, और सबसे महत्वपूर्ण, लता की गवाही। ये सब अदालत में रखे गए। जज ने ध्यान से हर दस्तावेज और बयान को सुना। अदालत के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई समझ रहा था कि मामला अब गंभीर है। राजेश की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें यह देखना असहनीय था कि उनका ही रिश्तेदार अब भी झूठ बोल रहा है। मीरा का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाया, डर मत, बेटा। सच की जीत जरूर होगी। अनाया ने मां की आंखों में देखा और हल्की सी सिर हिलाई। उसके छोटे से दिल में डर और दर्द अब भी मौजूद था, लेकिन कहीं गहराई में एक विश्वास भी पनप रहा था कि न्याय मिलेगा। परिवार की टूटन अब और गहरी हो चुकी थी। कुछ लोग मीरा और राजेश पर सवाल उठा रहे थे, तो कुछ गुपचुप उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन सच यही था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। यह लड़ाई सिर्फ एक बच्ची की सुरक्षा की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच की जंग बन चुकी थी। अदालत की कार्यवाही जारी थी, लेकिन इस बीच अनाया की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। डॉक्टर कविता ने उसकी थेरेपी में एक नया तरीका अपनाया, लेखन। उन्होंने अनाया को एक रंगीन डायरी दी और कहा, जो भी तेरे दिल में है, उसे लिख डाल। चाहे डर हो, गुस्सा हो या सपना। कागज सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो कभी जज नहीं करता। शुरुआत में अनाया हिचकिचाई।
उसका हाथ कांप रहा था, जैसे शब्द लिखने से वे और भारी हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उसने पेंसिल उठाई और कुछ पंक्तियां लिखी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा था शायद सब मेरी गलती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं थी। ये शब्द उसके लिए जैसे कोई बोझ हल्का कर देने वाला मंत्र बन गए। हर दिन वह कुछ न कुछ लिखने लगी, कभी अपने डर के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में। उसने यहां तक लिखा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। एक दिन उसने अपनी डायरी का एक हिस्सा डॉक्टर कविता और मां को पढ़कर सुनाया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन सच्चाई से भरी हुई। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मेरी आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकार है। मैं बोलूंगी, क्योंकि बोलने से ही डर कम होता है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, तू सचमुच बहुत बहादुर है, अनाया। तेरे शब्द ही तेरी ताकत हैं। उस दिन के बाद से अनाया को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक कहानीकार भी है। उसके लिखे हुए शब्द उसकी आत्मा को धीरे धीरे ठीक करने लगे। अरविंद के खिलाफ पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अचानक एक नया नाम सामने आया, लता। वही लता जिसका जिक्र उस लकड़ी के डिब्बे में मिले पत्र में था। पुलिस ने जब उससे संपर्क किया, तो शुरुआत में उसने बात करने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, मुझे डर लगता है। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, जब उसे पता चला कि अनाया ने कितनी हिम्मत दिखाई और कैसे उसने सच्चाई सबके सामने रखी, तो लता का दिल बदल गया। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। एक शाम वह अपने भाई के साथ पुलिस थाने पहुंची। वहां उसने विस्तार से बयान दिया। उसने बताया कि वह पहले अरविंद के साथ एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में काम करती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अरविंद का व्यवहार अजीब होने लगा। वह भी बार बार राज रखने की बातें करता और असहज स्थितियां पैदा करता। डर और शर्म के कारण लता लंबे समय तक चुप रही। उसकी गवाही ने पूरे केस को और मजबूत कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने महसूस किया कि यह कोई एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। घर लौटकर मीरा और राजेश को जब यह खबर मिली, तो उनके दिल में थोड़ी राहत आई। मीरा ने अनाया का चेहरा सहलाते हुए कहा, देखा बेटा, तू अकेली नहीं है। और लोग भी तेरी तरह हिम्मत जुटा रहे हैं। तेरी आवाज ने उन्हें भी बोलने की ताकत दी है। अनाया चुपचाप सुनती रही। उसके छोटे से दिल में पहली बार यह एहसास गहराने लगा कि शायद उसकी पीड़ा किसी और की उम्मीद बन सकती है। लता की गवाही के बाद केस और मजबूत हो गया, लेकिन अनाया के भीतर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में जब बाहर से हवा खिड़की से टकराती, तो उसे लगता मानो अरविंद अभी भी कहीं पास है। कई बार वह नींद से चौंक कर उठ बैठती, उसके माथे पर पसीना होता और दिल तेजी से धड़क रहा होता। ऐसी रातों में मीरा तुरंत उसके कमरे में पहुंच जाती। वे उसे कसकर सीने से लगा लेतीं और बार बार दोहरातीं, डर मत, बेटा। अब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं यही हूं, तू बिल्कुल सुरक्षित है। अनाया मां की गोद में सिर रखकर रोती रहती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो जातीं। डॉक्टर कविता ने परामर्श के दौरान मीरा और राजेश को समझाया, ट्रॉमा का असर रातों रात खत्म नहीं होता। बच्चे को बार बार आश्वासन की जरूरत होती है। आपको धैर्य रखना होगा। हर बार जब वह डर के साथ उठे, तो उसे यह एहसास दिलाएं कि वह अकेली नहीं है। राजेश ने भी बेटी के पास बैठने की आदत डाल ली। कई बार वे उसके साथ होमवर्क करवाते या छोटी सी कहानियां सुनाते, ताकि सोने से पहले उसका मन हल्का हो जाए। धीरे धीरे उस घर में जो कभी डर और खामोशी से भरा हुआ था, अब एक नई आदत बनने लगी, हर डर का सामना मिलकर करना। अनाया ने भी महसूस किया कि उसके आंसुओं को अब सुना जा रहा है। उसकी हर धड़कन को माँ बाप समझ रहे हैं। यह एहसास उसके दिल में एक नया भरोसा बो रहा था कि शायद समय के साथ वह सचमुच फिर से मुस्कुरा पाएगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अनाया ने स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन अब उसकी दुनिया थोड़ी बदल गई थी।
पहले जो सहपाठी उसे सिर्फ एक शांत और हंसमुख लड़की के रूप में देखते थे, वे अब उसे अलग नजरों से देखने लगे। उसकी कक्षा में एक नई दोस्त बनी, सान्या। एक दिन लंच ब्रेक में सान्या उसके पास आई और बोली, अनाया, मैं जानती हूं कि तेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, तू बहुत बहादुर है। अगर मेरी जगह तू होती, शायद मैं इतना हिम्मत न जुटा पाती। अनाया ने उसकी बात सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में एक गहरी भावुकता उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि एक साहसी बच्ची मानने लगे हैं। धीरे धीरे और बच्चे भी उसके पास आने लगे। कोई उसके साथ बैठकर खाना खाता, कोई खेलों में उसका हाथ पकड़ लेता। यह छोटे छोटे इशारे अनाया के लिए बहुत बड़े सहारे थे। स्कूल की शिक्षिका श्रीमती ऋतु ने भी उसका हौसला बढ़ाया। हर सुबह क्लास में आने पर वे उसे मुस्कुराकर देखतीं और पूछतीं, आज कैसा महसूस कर रही हो, बेटा? अनाया के मन में अब भी डर और घाव मौजूद थे, लेकिन यह नया माहौल उसे धीरे धीरे मजबूत बना रहा था। उसे समझ आ रहा था कि जिंदगी सिर्फ अंधेरे और खामोशी से नहीं बनी है। कहीं कहीं उम्मीद की रोशनी भी मौजूद है, और यही रोशनी आगे चलकर उसके सबसे कठिन रास्तों में उसका साथ देने वाली थी। पुलिस जांच और रिश्तेदारों की कानाफूसी के बीच मीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अस्पताल से लंबी छुट्टी ले ली ताकि हर पल अनाया के साथ रह सके। मेरी बेटी अब कभी अकेली महसूस नहीं करेगी, उन्होंने राजेश से दृढ़ स्वर में कहा। अब घर का माहौल बदलने लगा। सुबह, जो पहले भागदौड़ और खामोशी से भरी होती थीं, अब परिवार के साथ नाश्ते से शुरू होने लगी। राजेश अनाया को स्कूल छोड़ने जाते, रास्ते में छोटी छोटी बातें करते। शाम को जब अनाया लौटती, तो मीरा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। रात का खाना खाते समय तीनों एक साथ बैठते। मीरा ने महसूस किया कि साधारण सी बातें, जैसे सब्जी में नमक ज्यादा होना या टीवी पर कोई गाना चलना, अब भी उन्हें हंसी दिला सकती हैं। यही पल अनाया के लिए सबसे बड़ी दवा बन रहे थे। हर रात सोने से पहले मीरा अनाया के कमरे में बैठ जाती। उसकी किताबें समेटती, बाल सहलाती और कहती, तू अब सुरक्षित है, बेटा। मैं यही हूं। जब तक मैं हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। अनाया अक्सर तकिए पर सिर रखे रखे आंसू बहाती। लेकिन ये आंसू पहले जैसे डर और अकेलेपन के नहीं, बल्कि राहत और सुकून के होते। उसे एहसास हो रहा था कि अब वह बिल्कुल अकेली नहीं है। इस छोटे से घर में, जो कभी खामोशियों से गूंजता था, अब धीरे धीरे फिर से जीवन लौट रहा था। कुछ ही दिनों बाद अनाया को मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए ले जाया गया। जयपुर के एक बाल पुनर्वास केंद्र में उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर कविता शर्मा से, जो बच्चों के मनोविज्ञान की विशेषज्ञ थीं। उनका चेहरा बेहद शांत और आवाज बेहद सुकून देने वाली थी। पहली मुलाकात में अनाया बिल्कुल चुप रही। उसने नजरें झुका लीं और कुर्सी के कोने पर बैठ गई। डॉक्टर कविता ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वह बस सिर हिलाकर जवाब देती। कमरे की दीवारों पर रंगीन चित्र और खिलौने रखे थे, मगर फिर भी अनाया का मन खुल नहीं पा रहा था। डॉक्टर कविता ने उसे दबाव नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अनाया। जब भी तेरा मन चाहे, तू मुझसे बातें कर सकती है। अभी हम बस साथ बैठेंगे। दूसरे सत्र में जब मीरा भी कमरे में मौजूद थी, अनाया अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मैं सोचती थी कि मामा जी मुझे प्यार करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे डराएंगे। मैं बहुत उलझन में हूं। क्या गलती मेरी है? डॉक्टर कविता ने तुरंत उसके हाथ थाम लिए और बड़ी नरमी से कहा, बेटा, ये बिल्कुल भी तेरी गलती नहीं है। बड़े लोग जब गलत करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होती है। तू तो बस मासूम बच्ची है। तू बहुत बहादुर है कि तूने सच बोलने की हिम्मत की। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में एक हल्की सी राहत भी थी, जैसे उसके दिल पर रखा भारी बोझ थोड़ा सा कम हो गया हो। उस दिन से उसके मन के भीतर धीरे धीरे एक नया विश्वास जन्म लेने लगा कि शायद वह फिर से सामान्य जीवन जी सकती है।
धीरे धीरे अरविंद के मामले की खबर बाहर फैलने लगी। पहले तो यह बात सिर्फ स्कूल और मोहल्ले तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में स्थानीय अखबारों और न्यूज़ चैनलों में सुर्खियां बनने लगीं। जयपुर में मासूम बच्ची की हिम्मत, अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ आवाज उठाई। यह पढ़कर बहुत से माता पिता सन्न रह गए। लोग आपस में कहने लगे, हम हमेशा बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन अगर खतरा घर के अंदर ही हो तो। मीरा को अस्पताल में भी कई सहकर्मियों ने आकर गले लगाया। एक नर्स ने भावुक होकर कहा, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। उसकी हिम्मत ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी ओर परिवार में दरार और गहरी हो गई। कुछ रिश्तेदार अब भी कहते, ये सब झूठ है, अरविंद ऐसा कभी नहीं कर सकता। उनकी यह बातें अनाया के कानों तक भी पहुंचतीं और उसका दिल टूट जाता। राजेश ने सबको सख्ती से जवाब दिया, अगर मेरी बेटी ने सच बोलने की हिम्मत की है तो मैं आखिरी सांस तक उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे रिश्तेदारी रहे या टूट जाए। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठा, अनाया ने अखबार में अपनी खबर देखी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लोग अब मेरे बारे में बातें करेंगे, माँ। क्या सब मुझे घूरेंगे? मीरा ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, लोग तुझे पीड़ित नहीं बल्कि बहादुर लड़की के रूप में देखेंगे। याद रख, तूने सच बोलकर कितनों की आंखें खोली है। अनाया ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। सच बाहर आ चुका था। शाम को जब स्कूल से खबर पहुंची तो मीरा तुरंत अस्पताल से घर लौटीं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही अनाया ने दरवाजा खोला, मां ने उसे जोर से गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दे बेटा, मीरा सिसकते हुए बोली। मैं तेरी अकेलेपन को समझ नहीं पाई। मुझे तेरे साथ रहना चाहिए था। अब कभी तुझे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अनाया मां की बाहों में और जोर से सिमट गई। इतने दिनों से जो डर और बोझ वह अपने छोटे से दिल में दबाए हुए थी, उस पल आंसुओं के साथ बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद राजेश भी घर आ गए। जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, उनका चेहरा फक पड़ गया। वे कुर्सी पर बैठ गए और सिर पकड़ लिया। मैं अपनी ही बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाया, उनकी आवाज भारी थी। लेकिन उस रात पहली बार इस घर की खामोशी आंसुओं, गले मिलने और वादों से भर गई। तीनों एक साथ बैठे और दिल से एक दूसरे को थामे रहे। मीरा ने अनाया के बाल सहलाते हुए कहा, अब सब ठीक होगा। हम तेरे साथ हैं। चाहे जो भी हो, तुझे अब कभी अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उस रात लंबे अरसे बाद अनाया को महसूस हुआ कि उसका परिवार सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि उसकी ढाल है। अगली सुबह मीरा ने बिना देर किए स्थानीय बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, जयपुर से संपर्क किया। कुछ ही घंटों में 2 अधिकारी उनके घर पहुंचे, एक महिला समाजकर्मी प्रिया और उनके साथ एक सहयोगी। दोनों ने घर में प्रवेश करते ही अनाया से बहुत ही नरम और विश्वास दिलाने वाले लहजे में बात की। प्रिया घुटनों के बल बैठकर अनाया की आंखों में देखते हुए बोली, बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। तुम धीरे धीरे हमें सब बता सकती हो। जल्दी नहीं है। अनाया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कहना शुरू किया, कैसे अरविंद मामाजी ने पहले तो उसे खुश किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब बातें और काम करने लगे। उसने लकड़ी का डिब्बा, उसमें रखी तस्वीरें और चिट्ठी तक सब कुछ बताया। प्रिया ने हर शब्द ध्यान से सुना और नोट किया। उन्होंने अनाया को बार बार आश्वस्त किया, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। गलती हमेशा बड़े की होती है। तुम बहुत बहादुर हो कि सच बोल पाई। इस बीच समिति ने मीरा और राजेश से भी विस्तार से बातचीत की। उन्हें कानूनी और भावनात्मक सहायता देने का वादा किया गया। बताया गया कि अब पुलिस भी इसमें शामिल होगी और केस दर्ज किया जाएगा। उस रात पहली बार अनाया को लगा कि उसकी आवाज को सुना जा रहा है। लेकिन उसके दिल के कोने में अब भी डर बाकी था, अगर मामाजी को पता चला तो?
अगर उन्होंने बदला लिया तो? फिर भी, यह कदम उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ों में से एक था। अब खामोशी टूटी थी और सच सामने आ रहा था। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने अरविंद के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी। अनाया द्वारा बताए गए डिब्बे और उसके भीतर रखी चीजें अब केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी थी। अधिकारी सबूत इकट्ठा करने के लिए घर आए और हर एक वस्तु को सावधानी से सील कर ले गए। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो पूरा माहौल हिल गया। करीबी रिश्तेदारों के बीच मानो भूचाल आ गया हो। कुछ लोग हैरान थे, अरविंद ऐसा कर ही नहीं सकता, वह तो हमेशा हंसमुख और मददगार रहा है। दूसरे लोग गुस्से से भरे हुए थे, अगर यह सच है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग अनाया और उसके माता पिता के साथ खड़े रहे, जबकि कुछ ने चुपचाप शक की नजर डालना शुरू कर दिया। राजेश को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि जिस भाईसा रिश्तेदार पर उन्होंने भरोसा किया था, वही उनकी बच्ची के लिए खतरा बन गया। कई रातों तक वे सो नहीं पाए, बस यही सोचते रहे, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? अपनी ही बेटी की पीड़ा क्यों नहीं देख पाया? इस बीच अनाया खामोश रहती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता। वह हर आहट पर चौंक जाती। उसे लगता जैसे दीवारों के पीछे कोई उसके राज को सुन रहा हो। पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे कहानी बाहर आने लगी। और इस कहानी ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। दिन बीतते गए और अरविंद मामाजी अब अनाया की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर शाम वे अपने कैमरे, किताबें या नए खेल लेकर आते। शुरू में यह सब बहुत अच्छा लगा। घर की खामोशी अब हंसी और बातचीत से भर जाती। लेकिन धीरे धीरे अनाया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मामाजी अक्सर उसके बहुत पास आकर बातें करने लगते। कभी उसके बालों को सहलाते हुए कहते, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अनाया। कभी देर रात उसे गुड नाइट कहते हुए ज्यादा देर तक उसके कंधे पर हाथ रखे रहते। पहले पहल अनाया ने सोचा, शायद यह सामान्य है। आखिर वह उसका मामा है, परिवार का हिस्सा है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी अनकही घबराहट पैदा होने लगी। कभी कभी अरविंद मामाजी उससे अजीब सवाल पूछते। तेरे दोस्तों में कोई है जो अपने राज बताते हों? अगर तेरे पास कोई राज हो, तो क्या तू मुझे बताएगी? मम्मी पापा को मत बताना। उनकी आवाज नरम थी, लेकिन सवाल अजीब और उलझाने वाले। अनाया समझ नहीं पाती कि जवाब क्या दे। उसके बचपन की मासूमियत और परिवार पर विश्वास उसे रोकता था कि वह कुछ गलत सोचे। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं हल्की सी चुभन थी। एक रात, जब वे दोनों ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे, अरविंद ने उसे कैमरे से खींची एक तस्वीर दिखाई, जिसमें अनाया कान के पीछे सूरजमुखी का फूल लगाए खड़ी थी। देखो, तुम कितनी खास हो। एक दिन तुम बहुत मजबूत बनोगी। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी अनोखी हो। अनाया मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर गहरा होने लगा। उसे लगा जैसे यह मुस्कान सिर्फ बाहर है, भीतर कहीं अंधेरा बढ़ रहा है। उस दिन जयपुर का आसमान अचानक काला हो गया। गर्मियों के बीच अचानक आई आंधी और बारिश से गली मोहल्ले वीरान हो गए। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे घर को हिला रही थी। मीरा उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर थीं और राजेश किसी काम से बाहर गए थे। घर में बस अनाया और उसके मामाजी अरविंद थे। अरविंद बड़े उत्साह के साथ एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा लेकर आए। उन्होंने उसे अनाया की ओर बढ़ाया और कहा, ये तुम्हारे लिए खास तोहफा है। लेकिन याद रहे, ये हमारा राज है। मम्मी पापा को मत बताना। अनाया ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर कुछ अजीब सी चीजें थीं, कुछ अनजान तस्वीरें, अजीब सामान और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी पर नाम लिखा था, लता। उसमें लिखा था कि वह अब अरविंद के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती और उससे दूर रहना चाहती है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी छोटी सी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मामाजी, ये क्या है? उसने डरते डरते पूछा। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ यादें हैं। ये किसी को मत दिखाना।
ये सिर्फ हमारा राज है। लेकिन अनाया का मन मचल गया। उसकी मासूम आंखों में अब डर की परछाई थी। उस पल उसे लगा कि जिस इंसान ने उसके घर की खामोशी मिटाई, वही उसकी शांति छीन रहा है। उस रात अनाया बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवटें बदलती रही। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, भीतर उसके दिल में डर की आंधी। उसने पहली बार सोचा, क्या मामा गलत हैं? लेकिन वे तो परिवार हैं। अगर मैंने कुछ कहा और किसी ने विश्वास नहीं किया तो? उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन होंठ खामोश थे। और यही खामोशी आने वाले तूफान की आहट थी। उस भयावह रात के बाद अनाया की दुनिया बदल गई। उसकी मासूम आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बिस्तर पर लेटे-लेटे वह छत को ताकती रही, और हर बिजली की चमक उसके भीतर उठ रहे डर को और गहरा कर देती। सुबह तक उसका चेहरा थका और पीला पड़ चुका था। अगले दिन स्कूल में, जब उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती ऋतु ने उससे होमवर्क के बारे में पूछा, अनाया अचानक रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्या हुआ, बेटा? ऋतु ने पास आकर नरमी से पूछा। अनाया ने हिचकिचाते हुए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। बहुत देर तक वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैम, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूं? लेकिन आप किसी को डांटेंगी तो नहीं? ऋतु ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया और गंभीर स्वर में कहा, अनाया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जो भी कहोगी, मैं ध्यान से सुनूंगी। तुम अकेली नहीं हो। उस पल, अनाया की आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसका दिल भी खुल गया। कांपती आवाज में उसने बताया कि कैसे अरविंद मामाजी उसके साथ अजीब व्यवहार करने लगे हैं, कैसे उन्होंने उसे डिब्बा और राज वाली बातें कहीं। ऋतु का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने भाव छिपा लिए। उन्होंने अनाया को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, बेटा। सच बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अब हम मिलकर सही कदम उठाएंगे। अनाया ने राहत की सांस ली। उसे पहली बार लगा कि शायद कोई उस पर विश्वास करेगा। लेकिन भीतर ही भीतर एक डर अब भी उसे सताता रहा, अगर मामा को पता चला कि मैंने सब बता दिया तो? फिर भी, उस दिन उसने पहला बड़ा कदम उठाया था, खामोशी तोड़ने का। जयपुर, राजस्थान की भीड़भाड़ वाली गलियों और गुलाबी रंग से रंगे मकानों के बीच एक साधारण सा घर खड़ा था। इसी घर में रहती थी अनाया, एक 12 साल की लड़की। बाहर से देखने पर अनाया बिल्कुल अन्य बच्चों जैसी लगती थी, हंसमुख, पढ़ाई में तेज और सहपाठियों के बीच हमेशा लोकप्रिय। लेकिन सच यह था कि उसके भीतर गहरी अकेलापन छिपा था। अनाया को किताबों से खास लगाव था। वह अक्सर जासूसी उपन्यास पढ़ते हुए रात देर तक जग जाती और नोटबुक में प्यारे जानवरों की तस्वीरें बनाती। स्कूल में जब वह अपनी सहेलियों संग खेलती तो चेहरा मुस्कान से भर उठता, लेकिन जैसे ही घर लौटती, वही मुस्कान अचानक गायब हो जाती। चारों ओर दीवारें खामोश खड़ी रहतीं और घड़ी की टिक टिक ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती। उसके पिता राजेश शहर की एक परिवहन कंपनी में प्रबंधक थे। अक्सर देर रात तक काम करते और थके हारे घर लौटते। माँ मीरा अस्पताल में नर्स थीं। उनकी नौकरी उन्हें रात की पाली में जाने को मजबूर करती। ऐसे में अनाया के दिन और शाम अकेलेपन में गुजरते। खाना वह खुद गर्म करती, होमवर्क डाइनिंग टेबल पर करती और टीवी पर चल रही आवाजें ही साथी बन जातीं। एक शाम, जब मीरा किराने का सामान व्यवस्थित कर रही थीं, अनाया ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हमेशा अकेली रहूं। इस घर में कभी कभी लगता है दीवारों की आवाज मेरे से ज्यादा है। मीरा ठिठक गईं। उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने अनाया का सिर सहलाते हुए कहा, माँ समझती है, बेटा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं वादा करती हूं, तुम्हें अब अकेलापन नहीं झेलना पड़ेगा। उस क्षण, उनके बीच एक मौन समझौता हुआ कि अब बदलाव जरूरी है। और यही बदलाव आने वाले दिनों में इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गुलाबी नगरी जयपुर की हवाओं में घुल रही थी, मीरा ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अनाया को इस अकेलेपन से बाहर निकालेंगी। वर्षों से अस्पताल की नौकरी ने उन्हें कठोर बना दिया था, लेकिन माँ का दिल यह सब सहन नहीं कर पा रहा था।
राजेश भी यह देख रहे थे, मगर उनकी व्यस्त दिनचर्या उन्हें घर के भीतर के दर्द से दूर रखती थी। कई बार रात में लौटते समय वे अनाया को सोता हुआ पाते और खुद को समझाते, सब ठीक है, मेरी बेटी मजबूत है। लेकिन मीरा जानती थी कि मजबूत दिखने के पीछे उसका दिल हर दिन कमजोर हो रहा है। एक शाम, जब पूरा घर खामोशी से भरा था, मीरा ने अनाया को अपने पास बिठाया। उसकी छोटी सी हथेलियों को थामकर बोली, अनाया, मैं जानती हूं कि तुझे अकेलापन बहुत सताता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तेरे लिए किसी को बुलाऊंगी जो तेरे साथ रहेगा जब तक मैं और पापा घर नहीं लौटते। अनाया ने बड़ी आंखों से मां को देखा। हल्की सी उम्मीद उसकी आंखों में चमक उठी। कौन, मां? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तेरे मामा जी अरविंद। वे यहीं जयपुर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे फोटोग्राफर हैं, अक्सर सफर करते रहते हैं। लेकिन अब वे यहीं आसपास रहेंगे और हर शाम तेरे पास आकर तेरा साथ देंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अनाया का चेहरा खिल उठा। बचपन से ही अरविंद मामा उसके सबसे प्रिय रहे थे। हर पारिवारिक समारोह में वे ही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करते, उसे छोटे छोटे तोहफे देते, कभी रंगीन पेंसिलें, कभी प्यारे खिलौने। उनके पास हमेशा रोमांचक कहानियां होतीं, कभी पहाड़ों की, कभी रेगिस्तान की, तो कभी उन जगहों की जहां आम आदमी कभी नहीं पहुंच पाता। उस रात, लंबे समय बाद, अनाया ने चैन की नींद ली। उसे लगा जैसे घर की खामोश दीवारें अब मुस्कुराने लगी हैं। उसे विश्वास था कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। लेकिन उसे क्या पता था, यह नया बदलाव उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा में ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोमवार की शाम थी। आसमान पर हल्की धुंध थी और हवाओं में गर्मी व धूल की मिलीजुली गंध। ठीक उसी समय अरविंद मामाजी बड़े से बैग के साथ अनाया के घर पहुंचे। बैग में उन्होंने ढेर सारे बोर्ड गेम्स, रंगीन किताबें और 2 पीस चॉकलेट ब्राउनी रखी थी। जैसे ही अनाया ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। मामा, वह खुशी से चिल्लाई और दौड़कर उनसे लिपट गई। अरविंद ने हंसते हुए कहा, मेरी छोटी कलाकार, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। उस शाम घर का माहौल अचानक बदल गया। डाइनिंग टेबल पर, जहां पहले सिर्फ खामोशी और घड़ी की टिक टिक गूंजती थी, अब ठहाके और हंसी बिखरी थी। अरविंद ने सबके साथ खाना खाया, मजेदार किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने राजस्थान के किसी रेगिस्तान में ऊंट की सवारी की, कैसे कैमरे में कैद की गई तस्वीरें कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। खाने के बाद उन्होंने अनाया को कैमरा पकड़ा दिया। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तस्वीर खींचना सिर्फ बटन दबाना नहीं, बल्कि कहानियां पकड़ना है। अनाया ने लेंस से झांका और पहली बार महसूस किया कि दुनिया अलग नजर आ सकती है। उसने आंगन में रखे गमले का फोटो खींचा, फिर अपनी मां का, फिर खुद का सेल्फी जैसा चित्र। अरविंद ने उसकी तस्वीर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अनाया, तुम बहुत खास हो। एक दिन तुम बहुत मजबूत और शानदार इंसान बनोगी। उसके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि आखिरकार अब घर खाली नहीं रहेगा। हर शाम कोई उसके साथ होगा, खेलने, हंसने और सपने बांटने के लिए। लेकिन इस खुशी के पीछे कहीं गहराई में एक हल्का सा डर भी सोया हुआ था। डर, जिसे उस समय कोई नहीं पहचान सका।